सी बात से शुरू हुई लड़ाई कब गांव के दो पक्षों की आपस में बीच में दुश्मनी पैदा हो जाती है, पता ही नहीं चलता। एक पक्ष के कई लोगों का कत्ल हो जाता है तो दूसरे पक्ष के लोग या तो जेल में थे या फिर वो फरार चल रहे थे। उनके घर की महिलाएं घर पर थीं। तब एक पक्ष के लोगों के अंदर क्या हैवानियत जागती है कि वो उनके घर जाते हैं, उनके घर की जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं को वो निवस्त्र कर देते हैं। निवस्त्र करने की कहानी जब गांव में गूंजती है, आसपास के लोगों तक पहुंचती है, तो लोगों को बड़ी हैरानी होती है। इसके बाद फिर से कत्ल की शुरुआत होती है। अभी तक तो 3 ही कत्ल हुए थे, लेकिन इसके बाद एक के बाद एक 10 कत्ल हो जाते हैं और इन कत्लों से कई परिवार पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। पहले ये लड़ाई लड़ी थी गैर कानूनी रूप से और बाद में फिर ये लड़ाई आज भी कानूनी रूप से लड़ाई लड़ी जा रही है और मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जब-जब इस घटना का जब-जब इस गाँव का ज़िक्र आता है, तो ये इस गाँव के लोग सहम जाते हैं, ये सोचकर कि छोटी-सी लड़ाई आखिरकार इतना बड़ा रूप कैसे ले सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है फरीदाबाद और फरीदाबाद का ही एक गाँव लगता है बुढ़ैना। दरअसल ये बुढ़ैना की सच्ची घटना है, बात कर रहा हूँ साल 1995। एक बारात आने वाली थी और पुरानी जो बारात आई थी, उन बारातों को लेकर पुराना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। तब गाँव का ही वो व्यक्ति जो दलित समाज से था, वो जाता है एक ज़िम्मेदार आदमी के पास जिसका नाम रिसाला सिंह होता है। जाकर हाथ-पैर जोड़ता है, कहता है कि साहब मेरी बेटी की बारात आएगी, बस मैं कोई किसी तरह का विवाद नहीं चाहता, आप हमारी मदद कर दीजिए। जैसे ही उसने रिसाला सिंह के सामने हाथ जोड़कर ये विनती की, रिसाला सिंह ने कहा कि तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है, इसलिए तुम्हें डरने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना भी हो सकेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे और गाँव में किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हारी तरफ को आँख उठाकर भी देखे। वो तारीख जो थी, उस तारीख पे बारात आती है और जब बारात आती है तो बारात चढ़ने की जब तैयारी चल रही थी, किसी ने आके रिसाला सिंह को खबर दी कि उनकी बारात आ चुकी है, आप इसमें मदद कर दीजिए। रिसाला सिंह ने अपने 2 पोते, एक का नाम राजू होता है, दूसरे का नाम नरेश होता है। उनसे कहा जाता है कि तुम बारात के तब तक साथ रहोगे जब तक क्या बारात की पूरी तरह से चड़त नहीं हो जाती। इसलिए सब कुछ सकुशल वापस लौट कर आना, सब कुछ ठीक-ठाक करा के आना। बारात चढ़नी शुरू हो जाती है। इस मोहल्ले से उस मोहल्ले जब चढ़ रही थी, बारात चढ़ते-चढ़ते जो बाराती आए थे वो अपना नाच रहे थे, गा रहे थे, खुशी के गीत गा रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कोई नहीं जानता था कि एक घर ब्रह्मजीत सिंह का जब घर पड़ता है तो किसी ने वहाँ से उन बारातियों के ऊपर पानी फेंक दिया। जैसे ही पानी फेंका तो उसमें शोर मच जाता है, चीख-पुकार मच जाती है कि पानी फेंका गया है। इसी बात को देखते हुए राजू और नरेश खड़े होते हैं, कहते हैं कि इस बारात के साथ हम लोग हैं और यहाँ किसी भी तरह की कोई विवाद नहीं होना चाहिए। यदि विवाद होगा तो बात आगे बढ़ सकती है। उस वक़्त तो हाथ-पैर जोड़ के किसी तरह से इस विवाद को ख़त्म कर लिया गया, शांत कर लिया गया क्योंकि बेटी की बारात आई हुई थी। कोई नहीं चाहता था कि किसी भी तरह का कोई झगड़ा हो। वो बारात आती है और आने के बाद अपने चली जाती है। लेकिन 2 परिवार, एक परिवार, एक पक्ष होता है रिसाला सिंह और दूसरा पक्ष होता है ब्रह्मजीत सिंह। इन दोनों के बीच में रस्साकसी सी मच जाती है, मूँछों की लड़ाई शुरू हो जाती है। मूँछों की लड़ाई जब शुरू होती है तो पहला उन्हें मौका मिलता है ब्रह्मजीत को और रिसाला सिंह का जो बेटा होता है जिसका नाम हरपाल सिंह होता है, हरपाल सिंह को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद उसको बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। हाथ भी तोड़ दिए जाते हैं और पैर भी तोड़ दिए जाते हैं। हाथ-पैर तोड़कर उसको घर बैठा दिया जाता है। वो इस घर में इस बात को लेकर बड़ा उबाल था। अब ये किसी तरह की कोई बात ना बने आगे आगे कुछ भी, इस तरह से कुछ घबराहट सी मची रहती थी ब्रह्मजीत के परिवार में, कहीं ऐसा ना हो कि इस ह हरपाल सिंह के जो हाथ-पैर तोड़े हैं, इसका बदला लिया जाए। इसलिए सतर्क रहना है और धीरे-धीरे करके कब 1 साल बीत जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। ब्रह्मजीत का परिवार एक-एक कदम फूँक-फूँक कर रख रहा था। खेड़ी के पुल के पास रिसाला सिंह के परिवार का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सतवीर होता है, सतवीर मिल जाता है और सतवीर को उसने इसे मारा जाता है, पीटा जाता है। जब ज़्यादा ही मारा-पीटा जाता है, तो उसको फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। पता चलता है कि सतवीर सिंह की मौत हो चुकी है। अब इस मूँछों की लड़ाई से कहानी शुरू होती है। पहले हाथ-पैर तोड़े जाते हैं एक व्यक्ति के, जिसका नाम हरपाल होता है और दूसरा ये जो कहानी आगे बढ़ती है तो पहला कत्ल हो जाता है सतवीर का, जो रिसाला सिंह के परिवार का लगता है। अब इस घटना में जो ये राजू और समयपाल ये गवाह बना दिए जाते हैं कि इस घटनाक्रम को हमने देखा है। जिस तरह की आप जानते हैं कि जिस तरह के थाने में तो तहरीर दी जाती है और केस को पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए गवाहों की ज़रूरत पड़ती है। रिसाला सिंह के परिवार के एक तो उनका पोता होता है राजू, दूसरा समयपाल होता है। ये गवाह होते हैं और इनमें मुकदमा दर्ज होता है दूसरे पार्टी के ब्रह्मजीत, मुकेश, जयप्रकाश और प्रमोद। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस पीछे पड़ती है, गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं और इधर से उधर आप जानते हैं कि किस तरह से पुलिस अपना काम करती है। पहले हत्याकांड के बाद धीरे-धीरे करके 2 साल का समय बीत जाता है। साल 1998 आता है और ब्रह्मजीत के परिवार वालों को एक बार फिर से मौका मिल जाता है। नरेश की चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है और जब हत्या होती है तो इस परिवार में और भी तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और नरेश हत्याकांड में गवाह बनता है राजू। राजू वही होता है जब राजू और नरेश जो बारात की रखवाली के लिए इन्हें भेजा जाता है। ये नरेश तो मर चुका है, लेकिन राजू जब गवाह बन जाता है, तो ब्रह्मजीत के परिवार वाले उस राजू के भी पीछे लग जाते हैं और इसी साल इनके साल 1998 में उन्हें मौका मिल जाता है और ओल्ड फरीदाबाद के पास राजीव चौक के निकट गोली मारकर राजू की भी हत्या कर दी जाती है। यानी कि एक पक्ष से अभी सबसे पहली शुरुआत होती है, हरपाल के हाथ और पैर तोड़ दिए जाते हैं, साथ ही उनके जो परिवार के बाकी लोग थे जिसमें सतवीर, नरेश और राजू, इन 3 की हत्या कर दी जाती है।
इधर से जो एफआईआर दर्ज होती है वो मुकेश, ब्रह्मजीत, प्रमोद, वीर सिंह, जयप्रकाश, सतीश और दिनेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। और जब एफआईआर दर्ज होती है तब पता चलता है कि जो वीर सिंह है वो ब्रह्मजीत का भाई है और हरियाणा पुलिस में हवलदार होता है। गाँव में अब तनावपूर्ण स्थिति रहने लगती है। लोग डरने लगते हैं कि एक पक्ष के पास जाकर बैठें या दूसरे पक्ष के पास जाकर बैठें। इस बीच में जो शादी-विवाह होते थे, तो लोग डरते थे, घबराते थे, कहीं ऐसा ना हो, एक पक्ष को बुलाएँ तो दूसरा नाराज़ ना हो जाए, दूसरे को बुलाएँ तो पहला नाराज़ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर में भी ये आग फैल ना जाए। धीरे-धीरे करके ऐसे वक़्त आगे बढ़ रहा था और इसी वक़्त के बीच में या तो ब्रह्मजीत के परिवार के कुछ लोग फरार चल रहे थे या फिर वो सलाखों के पीछे थे। लेकिन इसी बीच से मौका मिलता है रिसाल सिंह के परिवार के कुछ लोगों को। उन्होंने जाकर ब्रह्मजीत के परिवार की कुछ महिलाएँ जो घर पर मौजूद थीं, ऐसा बताया जाता है कि उनके परिवार की महिलाओं को निवस्त्र कर दिया गया था, उनका चीर-हरण कर दिया गया था। और इस बात से ब्रह्मजीत का परिवार बहुत दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है और इसी बीच में मौका मिलता है रिसाल सिंह के परिवार वालों को और ब्रह्मजीत का जो भाई होता है जिसका नाम जीतन होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। अब एक तरफ जो ब्रह्मजीत का जो परिवार था वो भी सलाखों के पीछे पहुँच जाता है और जीतन की हत्या होने के बाद जो दूसरा जो पहला पक्ष है हरपाल सिंह, उसके भी परिवार के लोग जेल में पहुँच जाते हैं। अब दोनों ही पहला पक्ष भी और दूसरा पक्ष भी, यानी कि रिसाल सिंह के परिवार के लोग भी सलाखों के पीछे पहुँच जाते हैं और ब्रह्मजीत के परिवार भी सलाखों के पीछे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ आपस में मिलना-जुलना ये सब होता रहता था। जब आपस में एक-दूसरे को देखते थे, बातचीत करते थे, तब इन्होंने एक प्लान बनाया। ऐसा प्लान कि जो भी हमारे बीच में हुआ है, उस बारात चढ़ने से लेकर अब तक इस चीज़ को भुलाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये लड़ाई का मुँह हमेशा आसमान की तरफ होता है और लड़ाई को चाहें तो खत्म कर सकते हैं और ना खत्म की जाए तो वो कितनी भी लंबी जा सकती है। जेल में बैठे-बैठे ये प्लानिंग करते हैं कि हम इस लड़ाई को यहीं खत्म कर देते हैं और जब खत्म कर देते हैं उसके बाद में इनमें आपस में कुछ सहमति बन जाती है। धीरे-धीरे करके इनके लोगों को ज़मानत मिलनी शुरू हो जाती है, पहले पक्ष के लोगों को भी और दूसरे पक्ष के लोगों को भी। दूसरे पक्ष यानी कि ब्रह्मजीत के जो परिवार के लोग होते हैं, ये लोग एक दिल में कसक अपने पाले बैठे थे, क्योंकि उन्हें बाद में पता चलता है कि जब वो सलाखों के पीछे होते हैं तो उनके परिवार की महिलाओं को निवस्त्र किया गया था और निवस्त्र होने की वजह से ही उनको ये आग लगी हुई थी कि जब भी मौका मिलेगा तब इस बात का बदला ज़रूर लिया जाएगा। और 20 दिसंबर 1999 को आखिरकार उन्होंने एक प्लान करते हैं और प्लान करने के बाद एक पक्ष के हरपाल जो कि रिसाला के बेटे होते हैं, साथ ही समयपाल, दिनेश जो कि हरपाल का बेटा होता है और राजू, कुल मिला के 4 लोग होते हैं। इन 4 लोगों को धोखे से फरीदाबाद के सेक्टर 16 में बुलाया जाता है और बुलाने के बाद इनकी सामूहिक रूप से हत्या कर दी जाती है। इस चौहरे हत्याकांड ने पूरे हरियाणा प्रदेश को हिला के रख दिया था। हिलाने वाली बात ये भी थी क्योंकि इन्हें एक साथ एक ही जगह पर टायरों से जलाकर उनके राख कर दिया था, खाक कर दिया था। कोई सबूत भी नहीं छोड़ा था, ऐसा बताया जाता है। अब यहाँ से रिसाल सिंह ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाते हैं और इस केस के गवाह बनते हैं और ये ब्रह्मजीत सिंह समेत 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाती है। ये 20 दिसंबर 1999 का ये उस इलाके का नहीं बल्कि कई प्रदेशों का बड़ा चर्चित मामला रहा था कि किस तरह से 4 लोगों की इस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाती है और इस हत्याकांड की जांच आती है एसएसपी रणवीर शर्मा करते हैं, साथ ही डीएसपी इंद्रजीत सिंह सैनी। इनकी देख-रेख में ये जांच पड़ताल होती है और जांच पड़ताल में वो कोई भी ऐसा मौका नहीं चाहते थे कि इसमें किसी भी अपराधी को, कोई भी आरोपी बच सके। अब इस चौहरे हत्याकांड का जो मुख्य गवाह होते हैं, वो होते हैं रिसाल सिंह और रिसाल सिंह एक बार 14 अप्रैल 2002 की सुबह की बात है, खेड़ी के पास शायद अपने प्लॉट की तरफ गए हुए थे और उनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। यानी कि चौहरे हत्याकांड का एकमात्र जो चश्मदीद होता है, वो भी इस घटनाकांड में मारा जाता है। ये अब तक अगर हम बात करें 4 लोगों को एक साथ मार दिया गया था। एक व्यक्ति पहले अभी तक एक एक तरह दोनों तरफ से देखा जाए तो 9 लोगों की हत्याएँ कर दी जाती हैं। एक तरफ से 1 होता है और दूसरी तरफ से 8 लोग होते हैं। 4 एक बार में मार दिए जाते हैं और बाकी एक-एक करके 4 वैसे मार दिए जाते हैं। कुल मिला के जब 9 लोगों की हत्याएँ हो जाती हैं, तो जब रिसाल सिंह की हत्या होती है, तो इस हत्याकांड में गवाह बनता है सतीश उर्फ कल्लू और साथ ही चचेरा भाई गोपी। इनको गवाह बना दिया जाता है। निचली अदालत में मामला पहुँचता है और निचली अदालत में मामला पहुँचने के बाद 21 अगस्त 2004 को निचली अदालत 5 लोगों को, क्योंकि ये 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज थी, इसमें 5 लोगों पर को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही 10 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अब ये उच्च अदालत में यानी कि हाई कोर्ट में अपील की जाती है। हाई कोर्ट ने जब इस केस की सुनवाई की, सुनवाई करने के बाद उन्होंने कहा कि इस मामले को निचली अदालत को फिर से सुनना चाहिए और हम इन्हें लगभग 6 महीने का समय देते हैं। 6 महीने तक वो अपने इस मामले की जाँच फिर से जाँच-पड़ताल कराएँ, कुछ भी कराएँ, लेकिन इसकी फिर से पुनः सुनवाई होनी चाहिए। फिर से पुनः सुनवाई होती है और ये पहली जो सुनवाई होती है 21 अगस्त 2004 को, धीरे-धीरे करके जो 6 महीने का समय दिया गया था, वो समय ऐसा आगे बढ़ता है कि 17 नवंबर 2013 आ जाता है और पता चलता है कि पुनः सुनवाई के दौरान सबको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस ऐसे कोई सबूत नहीं जुटा पाए थे जिससे कि अदालत के सामने रख सकते थे कि चौहरे हत्याकांड में इस तरह के मामला में इस तरह की कार्रवाई हुई है। जब ये बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं, तो ये मामला हाई कोर्ट में चला जाता है। इधर ये मामला हाई कोर्ट में चला जाता है और पुलिस जो लगातार ये हवलदार होता है वीर सिंह, बताया जाता है कि वो मिल ही नहीं रहा था। उसको ढूँढने की कोशिश की जा रही थी और ये मामला हाई कोर्ट में चला जाता है। हाई कोर्ट में सुनवाई होने लगती है। एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ लगातार कोशिश कर रहा था, क्योंकि 4 लोगों की एक साथ जो हत्या हुई थी और बाद में उनके शवों को जला दिया गया था। इस पूरी कहानी का जो मुख्य आरोपी था, ब्रह्मजीत होता है। ब्रह्मजीत बताया जाता है कि फरीदाबाद के सेक्टर 11
ये मिलन वाटिका होती है, वहाँ पर एक जगह खड़ा होता है, एक लाल रंग की ब्रेज़ा कार आती है, उस ब्रेज़ा कार में ये 27 फरवरी 2018 को उस कार में बैठता है और बैठने के बाद गायब हो जाता है। जैसे ही वो गायब होता है, उसके परिवार वालों ने हर जगह ढूँढने की कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मिलता नहीं है। कि कहीं से मुखबिर के माध्यम से सूचना मिलती है 24 मार्च 2018 को कि ब्रह्मजीत का जो लाश है, वो हरियाणा के पलवल के एक फार्म हाउस के अंदर लगभग 10 फुट गहरे गड्ढे के अंदर दबा हुआ है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर जाती है, उस गड्ढे को खुदवाती है। वो ब्रह्मजीत जिसकी वजह से, जिसकी हठधर्मी की वजह से अब तक एक तरफ के लगभग 9 लोगों की हत्याएँ हो चुकी थी। खुद उसके सगे भाई की जीतन की भी हत्या हो चुकी थी। अब उसकी खुद की यानी कि ब्रह्मजीत की भी हत्या हो चुकी थी और जो पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, पुलिस ने जब मौके पर जाकर उस गड्ढे को खुदवाया, तो 10 फुट गहरे गड्ढे के अंदर ब्रह्मजीत की आखिरकार लाश मिल ही जाती है। लोगों को लग रहा था कि अब सब कुछ यहाँ से शांत हो जाएगा और जैसे ही इस हत्याकांड के बारे में आरोपी बनाया जाता है राजीव और उसके साथ काम करने वाली एक महिला होती है स्वाति सेठी। बताया जाता है कि 10 करोड़ रुपए के आसपास की देनदारी थी क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग का ये काम करते थे और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने के दौरान ही 10 करोड़ रुपए ना देना पड़े और दूसरे पक्ष पर शायद आरोप लग जाए, इसलिए ब्रह्मजीत की वो हत्या कर देते हैं। पुलिस इस मामले की जांच करती है और पुलिस की जांच में आता है कि ब्रह्मजीत ने राजीव भाटी पर, जिस पर हत्या का आरोप लगा था, उसे किसी वजह से 4 या 5 थप्पड़ मारे थे और उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए ही ब्रह्मजीत की हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब मामला ये अदालत में पहुंचा जाता है, तो अदालत पहुंचता है अक्टूबर 2021 को। पता चलता है कि पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण राजीव भाटी और उसकी जो सहयोगी होती है स्वाति सेठी, वो भी शायद बाइज्जत बरी हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है पता नहीं चलता, लेकिन 24 साल बाद हाई कोर्ट का इस चोरी हत्याकांड में फिर से फैसला आता है हाई कोर्ट की तरफ से। पहले तो इस मामले में बाइज्जत बरी हो जाते हैं, लेकिन मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचता है तो उसमें 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। आखिरकार आज भी इस मामले की जो पैरवी कर रहे हैं वो रिसाला सिंह के पोते होते हैं, जिनका नाम सतीश उर्फ कल्लू होता है और वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाते हैं ये कहने के लिए कि जो इन्हें सजा मिली है, यानी कि 10 लोगों को उम्र कैद और 2 लोगों को आजीवन कारावास, वो कहते हैं कि जिस तरह के इन्होंने हत्याकांड को, चौरे हत्याकांड को अंजाम दिया था या परिवार के और उन्होंने 4 लोगों की हत्या की थी, इस हिसाब से इन्हें सज़ा कम मिली है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए वो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। शुरुआत में लड़ाई होती है गैर कानूनी रूप से और एक-दूसरे की मूँछों की वजह से एक के बाद एक कत्ल होते चले जाते हैं। दोनों पक्षों के 9 कत्ल हो जाते हैं और ब्रह्मजीत का भी कत्ल हो जाता है, यानी कुल मिला के 10 के 10 लोग मारे जाते हैं और साथ ही कई ज़िंदगियाँ, कई परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। और एक कहानी शुरू होती है ये बारात चढ़ने से लेकर और पानी फेंकने के ऊपर जाके खत्म होती है और उसके बाद धीरे-धीरे करके ये कहानी आज भी ऐसे ही चलती चली जा रही है। जब-जब इस बुढ़ेना गाँव का नाम आता है, तो लोगों के अंदर से सिरहन सी पैदा हो जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि छोटी-सी लड़ाई को आखिरकार इतने बड़े रूप कैसे दे सकते हैं। काश उस दिन, जैसे क्या उस दलित बस्ती की जो बारात आई थी, उन्होंने बर्दाश्त किया था कि उनके ऊपर पानी डाल दिया, ठीक वैसे ही रसाला सिंह का परिवार या ब्रह्मजीत सिंह का परिवार बर्दाश्त कर लेता, तो इतने लोग कभी ना मारे जाते। ना केवल लोग मारे गए, बल्कि जो बच्चे थे, उनकी पढ़ाइयाँ भी बर्बाद हो चुकी थी, उनकी पढ़ाई भी रुक रुक चुकी थी और बहुत कुछ उन्हें सहन करना पड़ा था। बहुत सारी चीज़ों से उन्हें महरूम रहना पड़ा था। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि छोटी-छोटी बातों को लेकर इतना भी तुनक नहीं होना चाहिए, इतना भी दिल पर नहीं लेना चाहिए, जिससे